लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू ओनली, सुपरपोजिशन का जो लॉ है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है, लाइट वेव्स के लिए, साउंड वेव्स के लिए। सुपरपोजिशन का लॉ है वो सभी तरह की वेव्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। लाइट में जब वेव सुपर इम्पोज होती हैं तो इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। साउंड वेव में जब वेव्स इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं तो बीट्स भी प्रोड्यूस होती हैं, और भी कई फिनोमिना होते हैं। तो सब तरह की वेव्स में सुपर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो एप्लीकेबल है। If two waves of same frequency and same amplitude on superimposition produce a resultant disturbance of the same amplitude। सिंपल बात ये कह रहे हैं कि एक वेव का एम्पलीट्यूड भी ए है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी ए है, और जब ये सुपर इम्पोज कर रही हैं तो नेट जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड भी ए है। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इनके बीच का फेज डिफरेंस 120 डिग्री हो, 2π/3 हो। क्योंकि जब 2π/3 अगर होता है वेक्टर्स की तरफ से अगर हम देखें तो आगे एक वेक्टर अगर ए है और दूसरा वेक्टर अगर ए है और उनके बीच में एंगल 2π/3 है, 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट भी ए के ही बराबर होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट। if if two waves having amplitude 2a and a and same frequency and velocity propagate in the same direction in the same phase, सेम फेज है, सेम डायरेक्शन है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेलोसिटी, सब कुछ सेम है, और एम्पलीट्यूड 2a और a का है, तो हमें तो सिर्फ सेम फेज से मतलब होता है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो सेम डायरेक्शन में तो सीधे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, सेम फेज में तो वो सीधे ऐड हो जाएंगे, ठीक। एक a इधर है और एक 2a भी इधर है, सेम फेज है दोनों का, तो नेट जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो 3a आ जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटरफेरिंग साउंड वेव्स आर, दो इंटरफेरिंग वेव्स का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया, y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी एंड y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, y2 जो है वो 3 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, बेसिकली ये वेव नहीं है, ये SHM है। तो इसमें कुछ इस तरह से लिखा होना चाहिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटरफेरिंग SHM होना चाहिए, ठीक। और रिजल्टेंट SHM का आपको एम्पलीट्यूड पूछा गया, तो बहुत सिंपल है। पहले का एम्पलीट्यूड है 4, दूसरे का एम्पलीट्यूड है 3, और अगर आप गौर से देखोगे इनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 दिख रहा है, ठीक। यहाँ भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी, तो बाकी सब कुछ सेम है। तो इनमें फेज का डिफरेंस जो है वो π/2 है, और जब π/2 फेज का डिफरेंस होगा तो नेट एम्पलीट्यूड बनेगा √(a1)² प्लस a2² प्लस ट्वाइस a1 a2 cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो नेट एम्पलीट्यूड आपका आ जाएगा 5। सो योर आंसर इज ए पार्ट। If the phase difference between two waves is 2π during the superposition, then the resultant amplitude, phase difference अगर 2π है तो इसका सीधा सा मतलब है उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, वो दोनों अगेन सेम फेज में है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ए पार्ट। The periodic waves of amplitude a1 and a2 pass through a region if a1 is greater than a2, the difference in the maximum and minimum resultant amplitude possible is, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो आपका a1 प्लस a2 हो जाएगा, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो a1 माइनस a2 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम जब हम करेंगे तो ये ट्वाइस a2 के बराबर हो जाएगा, बी पार्ट। Two periodic waves of intensity I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of the maximum and minimum intensities का sum पूछ रहे हैं। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है I max, वो होती है आपकी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो होगी आपकी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और इसका आपसे पूछ रहे हैं इसका सम, इन दोनों का सम आपसे पूछा है, तो जैसा आप इनको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2, क्योंकि
2√i1 i2 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक i1 मिलेगा, एक i2 मिलेगा, यहाँ से भी एक i1 मिलेगा, i2 मिलेगा, तो ये आपका आ गया ट्वाइस i1 प्लस ट्वाइस i2, सो योर आंसर इज बी पार्ट। द सुपरपोजिंग वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये दो वेव्स जो हैं वो आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं और इनकी इक्वेशन दी हुई है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जरा आप ढंग से समझिए, इसमें एक का एम्पलीट्यूड जो है वो है 5 और दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है 10, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अलग अलग है, इसका मतलब दोनों वेव जो है वो सेम फेज में नहीं होंगी, सेम फेज में नहीं होंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कभी उनका फेज डिफरेंस जो होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, तो कभी किसी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है तो थोड़ी देर बाद उसी पॉइंट पे मिनिमा क्रिएट होगा, फिर थोड़ी देर बाद उसी पॉइंट पे मैक्सिमा क्रिएट होगा, फिर थोड़ी देर बाद उसी पॉइंट पे मिनिमा क्रिएट होगा, मतलब बीट्स जैसी सिचुएशन होगी। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तब वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, और जब मिनिमम होगी तब वो मिनिमम कितनी होगी, और उनका हमें रेशियो निकालना है, ठीक। आपको एम्पलीट्यूड दिया है, तो एम्पलीट्यूड A1 दिया है आपको 5 और A2 आपको दिया है 10, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा आपका 15, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? तो मिनिमम आपका बनेगा 5, और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो मैक्स अपॉन मिन आपकी आ जाएगी 15/5 का स्क्वायर, और ये आपका बनने वाला 9:1, सो योर आंसर इज बी पार्ट। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ बीट्स जो है वो क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं? तो बीट्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब जब दो जो इंटरफेयरिंग वेव्स हों उनके बीच उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। उनकी फ्रीक्वेंसी जब सेम नहीं होगी तो एक ही पोजीशन पे, जैसे अभी हमने ऊपर बात करी थी, एक ही पोजीशन पे कभी मैक्सिमम बनेगा, कभी मिनिमम बनेगा, कभी मैक्सिमम बनेगा, कभी मिनिमम बनेगा, ठीक। तो क्या आंसर बनेगा इसका? डी पार्ट। सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी का मतलब नियरली इक्वल, एकदम इक्वल नहीं है, एकदम इक्वल होंगी तो बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है। आसपास होनी चाहिए, उनका डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए ताकि हम बीट्स सुन पाएं। ऐसा नहीं है कि 10 हर्ट्ज से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, बिल्कुल प्रोड्यूस होंगी, बट उनको हम सुन नहीं पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स हर्ड, बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो जैसा मैंने आपको बताया पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी बीट्स सुन सकते हैं, तो वो 10 बीट्स हैं, 10 बीट से हम ज़्यादा नहीं सुन सकते। द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 0 एट ए पॉइंट ड्यू टू टू सोर्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। मिनिमम इंटेंसिटी 0 है, तो मिनिमम इंटेंसिटी तभी 0 हो सकती है जब दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हों, ठीक। मिनिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी, दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि तभी मिनिमम इंटेंसिटी की बात होगी। लेकिन वो 0 तब हो पाएगी जब वो दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, मतलब इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड इधर है तो दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड इधर होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, यही मिनिमम के केस होता है। और दोनों अगर मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे, मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो मिनिमम इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी, ठीक। तो क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड जो होने चाहिए वो the amplitude of the two sources are equal, two sources are vibrating in the opposite phase, ये भी सही है, अपोजिट फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे उस मोमेंट पे, और एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर होंगे। एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ टू SHM प्रोड्यूस बाय द टू सोर्सेज आर इक्वल एंड बोथ द SHM आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। बस इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? अपोजिट फेज मिसिंग है, ठीक है। बोथ द सोर्सेज आर इन द सेम फेज, ये आंसर बनेगा नहीं, ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं इसमें, जैसे पहली वाली इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है लेकिन पूरी नहीं है, दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है लेकिन पूरी नहीं है, तीसरी वाली इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है लेकिन पूरी नहीं है। क्या इन्होंने कहा? एम्पलीट्यूड है जो बराबर हैं, बढ़िया है, और दोनों SHM सेम लाइन के अलॉन्ग है, ये भी बढ़िया है, लेकिन ये भी तो कहना चाहिए कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई है, दोनों आउट ऑफ फेज हैं। तो ये सी पार्ट आप आंसर बना लीजिए और इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिए, बोथ आर आउट ऑफ फेज, अलॉन्ग द सेम लाइन एंड आउट ऑफ फेज। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। λ1 दिया है, λ2 दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, नंबर ऑफ बीट्स पूछ रहे हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है
बीट फ्रिक्वेंसी तो वो होती है F1 माइनस F2 या F1 डिफरेंस F2। F1 कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 396 तो है आपकी साउंड, अपॉन वेव लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। डिफरेंस 396 अपॉन 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर। तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे या 0 बढ़ा लेंगे, 9 से कैंसिल करते हैं, 4 टाइम्स 0, तो ये आपका आया 396 डिफरेंस 440। तो 44 हर्ट्ज का डिफरेंस इनके बीच में, तो 44 हर्ट्ज जो होगी वो बीट फ्रिक्वेंसी होगी। अब ह्यूमन ईयर क्या 44 हर्ट्ज की बीट फ्रिक्वेंसी सुन सकता है? वो नहीं सुन सकता। लेकिन नहीं सुन सकता का मतलब ये नहीं है कि वो बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, बीट्स बिल्कुल प्रोड्यूस हो रही हैं, पर उसकी बीट फ्रिक्वेंसी 44 हर्ट्ज है। अगर किसी का ईयर इस कैपेसिटी के साथ हो, या कोई कोई आपका इंस्ट्रूमेंट इस कैपेसिटी के साथ हो कि वो एक सेकंड में 44 बार अगर इंटेंसिटी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है तो उसको डिटेक्ट कर पाए, तो वो ये बीट्स बिल्कुल सुन पाएगा। फॉलोइंग टू वेव ट्रेन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर। दो वेव ट्रेन्स हैं, बेसिकली दो SHM है ये, कोई नहीं मतलब ठीक है, जैसा वो कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं, और बीट्स पूछ रहे हैं, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो पहले वाले का जो ओमेगा है, जिसको हम 2πf1 लिखेंगे, वो आपका दिया है 2000 पाई, ओमेगा टी होता है ना, 2000 पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 1000 हर्ट्ज। इसी तरह से अगर आप दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो 1004 हर्ट्ज आएगी, और इनके बीच में 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 4 हर्ट्ज हो जाएगी, 4 बीट्स पर सेकेंड। 4 हर्ट्ज का हो या फिर ये कहो 4 बीट्स पर सेकेंड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Two sound waves of length 1 meter and 1.01 मीटर in a gas produce 10 beats in 3 सेकेंड। ठीक है, दो साउंड वेव्स हैं, उनकी लेंथ आपको दी हुई है, एक की वेव लेंथ है 1 मीटर और एक की वेव लेंथ है आपकी 1.01 मीटर। ठीक, और बीट फ्रीक्वेंसी है 10 बीट्स इन 3 सेकेंड, यानी बीट फ्रीक्वेंसी आपकी 10/3। और वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है, बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1 माइनस F2। F1 क्या होगा, v/λ1 माइनस F2 क्या होगा, v/λ2। मुझे यहाँ डिफरेंस लिखना चाहिए, लेकिन λ1 छोटा है तो v/λ1 बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने v/λ1 माइनस v/λ2 लिख दिया। अब आपके पास λ1 है λ2 है, सिर्फ v तो निकालना है, तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। वन बाई वन माइनस 1/1.01, पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 101 अगर हम एलसीएम ले लें तो 101 माइनस 100 ऊपर 1 हो जाएगा, और ये है आपका 100/3। तो जो वेलोसिटी आपकी आ गई वो आपकी आ गई 1010/3, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, अराउंड 337 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगी, 336.666 जाएगा, तो 337 मीटर पर सेकंड के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। An accurate and reliable audio oscillator is used to standardize a tuning fork। एक एक्यूरेट है और रिलायबल ऑडियो ऑसिलेटर है, मतलब एक फिक्स्ड उसकी जो फ्रीक्वेंसी जब वो कह रहा है कि वो 200 हर्ट्ज प्रोड्यूस करेगा तो 200 हर्ट्ज ही प्रोड्यूस करेगा, एक रिलायबल है, ठीक है, एक्यूरेट है, और उसकी हेल्प से हम ट्यूनिंग फोर्क को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऑसिलेटर कह रहा है 514 रीडिंग, तो 514 ही होगी, ठीक है, तब 2 बीट्स आपको सुनाई दे रही हैं पर सेकेंड। ठीक, इसका मतलब ये है अगर ऑसिलेटर की रीडिंग है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है 514 हर्ट्ज और 2 बीट्स आपको ट्यूनिंग फोर्क के साथ सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी या तो 2 हर्ट्ज ज़्यादा होगी या 2 हर्ट्ज कम होगी, या तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी 512 हर्ट्ज या ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी 516 हर्ट्ज। ये 2 ट्यूनिंग फोर्क के ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। ठीक, ये 2 आंसर हो सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, When the oscillator reading is 510 हर्ट्ज, जब कह रहे हैं ऑसिलेटर की रीडिंग 510 हर्ट्ज है तब फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज सुनाई देती है। तो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं।
वैसे तो यहीं आंसर हो गया आपका, लेकिन फिर भी चलो बना लेते हैं। जब ऑसिलेटर 510 कह रहा है तब 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, यानी या तो 6 कम है या फिर 6 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा का मतलब या तो 516 है, या 6 कम का मतलब या तो 504 है। ये भी ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ये भी ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ठीक, तो आप ऐसा आंसर ढूंढिए जो इसमें और इसमें कॉमन हो, क्योंकि ये यहाँ से भी ट्यूनिंग 4 वही ट्यूनिंग 4 के, यहाँ पे भी वही ट्यूनिंग 4 के, तो इनमें जो कॉमन आंसर दिख रहा है वो 516 दिख रहा है। इसका मतलब ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी हुई 516 हर्ट्ज। तभी वो 514 के साथ 2 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी दे देगा और 510 के साथ 6 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी दे देगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The frequency of tuning fork A and B are respectively 3% more and 2% less than the frequency of tuning fork C। समझिए जरा, 3 ट्यूनिंग फोर्क हैं आपके पास, एक A है, एक B है और एक C है। मैंने कहा C की फ्रीक्वेंसी मान लिया F0 है, तो A की फ्रीक्वेंसी 3% ज़्यादा है, तो A की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1.03 F0, और B की फ्रीक्वेंसी 2% कम है, तो B की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.98 F0। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं जब A और B को एक साथ बजाया हमने, व्हेन A एंड B आर साइमल्टेनियसली एक्साइटेड, A और B को एक साथ बजाया हमने, तो 5 बीट्स आपको पर सेकंड सुनाई दे रही हैं। ठीक, तो A और B को अगर हम एक साथ बजाएंगे तो इसमें जो बीट सुनाई देंगी वो होंगी 1.03 F0 माइनस 0.98 F0, ये बीट फ्रिक्वेंसी होगी, और ये 5 है आपके लिए, तो इसको माइनस करके आ जाएगा 0.05 F0, तो ये 5 है। इसका मतलब F0 जो आ गया आपका वो 100 हर्ट्ज आ गया। इसका मतलब C की फ्रीक्वेंसी तो हो गई 100 हर्ट्ज, A की फ्रीक्वेंसी हो गई 103 हर्ट्ज, और B की फ्रीक्वेंसी हो गई 98 हर्ट्ज। आपसे किसकी पूछिए? A की पूछिए। सो योर आंसर इज C पार्ट। Twenty-five tuning forks are arranged in series in order to in order of decreasing frequency। ठीक है, 25 ट्यूनिंग फोर्क हमने सीरीज में अरेंज करे हैं और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है फ्रीक्वेंसी के। एक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह से 25 ट्यूनिंग फोर्क हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करे। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और ये 25वां होगा। अब क्या कह रहे हैं? Any two successive tuning fork produce 3 बीट्स, यानी हर दो के बीच में 3 बीट्स का डिफरेंस है। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी अगर फाई नॉट है, ढंग से समझिए, तो फाई नॉट है, एफ नॉट है, एफ नॉट क्या देते हैं, पहले वाली फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है तो दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट माइनस 3, तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट माइनस 6, ऐसे 25 वाले की फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट माइनस 24 इंटू 3। ठीक है, ये समझ में आया? दूसरे वाले की जब फ्रीक्वेंसी निकाली तब 1 3 माइनस किया, तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी निकाली तब 2 3 माइनस किए, तो 25 में की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 24 3 ही तो माइनस करेंगे, तो 24 इंटू 3। अब क्या कह रहे हैं? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज द ऑक्टेव ऑफ द लास्ट फोर्क। इसका ऑक्टेव का मतलब होता है दुगना, 8 गुना नहीं होता, ऑक्टेव का मतलब होता है दुगना। ठीक है, कह रहे हैं फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो आखिरी वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी की दुगनी है, तो 21 वाले की बता दो, बना लेते हैं। फर्स्ट की है एफ नॉट, और वो कह रहे हैं दुगनी है किसकी? एफ नॉट माइनस 24 इंटू 3 की। सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एफ नॉट माइनस 24 इंटू 6, तो यहाँ से जो एफ नॉट आपको पता लगा 144 हर्ट्ज, ये एफ नॉट। ठीक, ये अब बनेगा आपका एफ नॉट। अब आपसे 21वें वाले की पूछ रहे हैं, 21वें वाले की बता दीजिए फ्रीक्वेंसी, तो वो जाएगी एफ नॉट माइनस 20 इंटू 3। ये समझ में आ रहा है आपको? 21 में की पूछिए तो 20 बार 3 माइनस करेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 144 माइनस 60, सो दैट इज 84 हर्ट्ज। सो योर आंसर इज सी पार्ट। When two tuning forks A and B are sounded together, X beats are heard। ठीक है, दो ट्यूनिंग फोर्क एक साथ बजाए जा रहे हैं और B कितनी बीट सुनाई दे रही है? X। अब A की फ्रीक्वेंसी अगर N है
ठीक है, तो जरा समझिए आराम से, पहला सेटअप बनाते हैं। ए की फ्रीक्वेंसी दी है आपको एन, ये ए की फ्रीक्वेंसी है, तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो इससे एक्स ज़्यादा होगी या तो एन प्लस एक्स होगी बी की फ्रीक्वेंसी, या फिर एन माइनस एक्स होगी बी की फ्रीक्वेंसी। तो बी के दो ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं, या तो एन प्लस एक्स या फिर एन माइनस एक्स, क्योंकि ए के साथ वो एक्स की बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या कह रहे हैं, नाउ व्हेन वन प्रोंग ऑफ फोर्क बी इज लोडेड विद लिटिल वैक्स, बी पे हमने वैक्स लगाया है, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी बी की कम हो जाएगी। ठीक, तो नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो रही हैं। अब जरा यहाँ समझिए, ढंग से समझना इसको। अगर मान लिया बी की फ्रीक्वेंसी, अगर चलो इसको बात कर लेते हैं पहले, अगर मान लिया ये आंसर होता बी का और मैं इस पर वैक्स लगाता तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती, तो इसकी जो नई फ्रीक्वेंसी होती वो ये होती। तो अब बताइए ए के साथ बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कम हो जाएगी? तो ये बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। वैक्स लगाने से वी की फ्रीक्वेंसी कम हुई है, वैक्स लगाया हमने, वैक्स लगाने से वी की फ्रीक्वेंसी कम हुई, तो ये और नीचे चला जाएगा, लेवल और नीचे चला जाएगा, तो ए के साथ बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसमें ए के साथ बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ठीक, अब जरा यहां तक आते हैं। अगर इस पे, अगर मान लिया ये आंसर होता बी का और इस पे अगर मैं वैक्स लगाऊं तो वैक्स लगाने से इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ए और बी के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो ये नई बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी और ये पहले वाले से कम हो रही है। ठीक, तो ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स जो है वो डिक्रीज कर रही है। क्लियर, तो ये आपका आंसर बनेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क बी कितना बन जाएगी आपकी, एन प्लस एक्स, यानी ए पार्ट आपका आंसर बनेगा। A tuning fork of frequency 100 when sounded together with another tuning fork of unknown frequency produces 2 beats। अब आराम समझना, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और वो एक अननोन ट्यूनिंग फोर्क के साथ बजा रहे हैं, 2 बीट सुनाई दे रही हैं, या तो 2 बीट ज़्यादा है, 2 बीट सुनाई दे रही है, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 ज़्यादा होगी 102 होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, या फिर 2 कम होगी 98 होगी। ठीक, जो अननोन है या तो 102 बनेगी या 98 बनेगी। अब क्या कह रहे हैं, ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज नॉट नोन, अननोन वाले पे अगर हम लोड करें यानी वैक्स लगाएं, तो वैक्स लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा समझिए। वैक्स लगाने से अगर आंसर 98 होता तो इस पर अगर आप वैक्स लगाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, यानी इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, यानी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ वैक्स लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी 102 से और कम हो जाएगी, तो ये गैप कम हो रहा है, तो इसका मतलब इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक, अगर आंसर 98 होगा तो वैक्स लगाने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर आंसर 102 होगा तो वैक्स लगाने से बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, साउंडेड टुगेदर विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस 1 बीट, यानी 2 बीट से अब 1 बीट रह गई है, यानी बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो आंसर आपका 102 होना चाहिए। सो योर आंसर इज ए पार्ट। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये लाइन डायग्राम का, ये बहुत ही क्रूशियल है, इससे बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लाइंस जो होती हैं वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनके बीच का जो गैप होता है वो बीट्स होती है। A unknown tuning fork sounded together with a tuning fork of frequency 256 हर्ट्ज emits 2 beats। फिर से लाइन डायग्राम बनाएंगे, कितना आसान है, यानी नोन जो है वो 256 है और उसके साथ हम अननोन बजा रहे हैं तो 2 बीट सुनाई दे रही हैं, या तो 2 ज़्यादा या 2 कम, या तो आंसर आएगा 258 या फिर आंसर आएगा 254। ये भी अननोन हो सकता है और ये भी अननोन हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, ऑन लोडिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। अब हम 256 वाले को लोड कर रहे हैं, 256 वाले को जब आप लोड करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये नई फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो अब होगा क्या, तो 258 आंसर होता तो बीट फ्रीक्वेंसी अब बढ़ जाएगी, और अगर 254 आंसर होता तो बीट फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इज 1 पर सेकेंड। अब नंबर ऑफ बीट्स कम हो रही है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा 254। सो योर आंसर इज डी पार्ट।